So, hello students, welcome back to another lecture of Artificial Intelligence Unit नंबर 3। एंड मैं एक बात बता दूं यार, आप लोग उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो यार। एंड जितना आप लोगों ने बोला था भाई, जो पुराना वीडियो 150 लोग 400 लोगों ने देखा है यार, थोड़ा सा यार प्लीज़ सपोर्ट करो ना। एंड ना तो आप लोग सब्सक्राइब करते हो एंड ना तो मतलब वीडियोज़ को ही शेयर ही नहीं करते हो, तो यार थोड़ा सा हेल्प करो यार। बहुत मेहनत लगता है एंड मेरे असाइनमेंट या मिड टर्म भी बोल सकते हो, वो भी चल रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोशिश करो कि यार मैं इतना आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करें, ठीक है। एंड इसका एक वन शॉट वीडियोस भी आएगा एंड वो बहुत जल्दी ही आएगा, ठीक है। तो पाँचों यूनिट्स का कंबाइन इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आएंगे, ठीक है। सो उन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का हम क्या देंगे, आपको वन शॉट प्रोवाइड करेंगे, तो ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो यूनिट नंबर है वो 8 से ये किस पे है, प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग के ऊपर है। तो चलो देखते हैं कि इसमें अपन को पढ़ना क्या है। इसमें सारे टॉपिक्स हैं एंड ये नोट्स मिल जाएंगे तुमको टेलीग्राम पे। तो देखो प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग होती क्या है। तो जो हमारा प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, प्रोबेबिलिस्टिक से तुम प्रोबेबिलिटी समझते होगे, ठीक है। तो और रीजनिंग से पढ़ा चुका हूँ मैं, रीजनिंग क्या है। अगर तुमको पता नहीं है तो प्लीज़ जाके एक बार प्रीवियस वाली वीडियोस चेक करके आओ, ठीक है। तो देखो जो प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग होती है ये क्या होती है। प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग एक ऐसी टेक्निक्स होती है जिसमें अनसर्टेन या इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ होता है ये। और प्रोबेबिलिटी मतलब चांस के बेसिस पे ये डिसीजन लिया जाता है। किसके बेसिस पे, देखो या तो अनसर्टेन या इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ होता है, या तो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे क्या लेते हैं अपन, डिसीजन लेते हैं। देखो सिंपल वर्ड्स में बोलो तो जब हम श्योर नहीं है तब प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर सोचना होता है। जैसे अपन ने टॉस किया, ठीक है। अब हम श्योर नहीं है कि भाई क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का ही यूज़ करेंगे। या तो हेड मांगेंगे या तो टेल मांगेंगे, बस यही यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड नाउ अब हम बात करते हैं आगे जो है, हम प्रोबेबिलिटी रीजनिंग की हमें क्या ज़रूरत है और क्यों नीड होती है इसकी। तो देखो रियल वर्ल्ड में हम बोले तो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है, डेटा नॉइसी होता है और एग्जैक्ट कंक्लूजन पॉसिबल नहीं होता। दैट्स वाई हमें एआई को यस और नो के लॉजिक की बजाय हमें क्या बताना पड़ता है, कितना चांस है या कितना सोचना पड़ता है। मतलब हम प्रोबेबिलिटी रीजनिंग उसको सिखाते हैं। बिकॉज आजकल जो रियल वर्ल्ड में है डेटा हमारा नॉइसी है और इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, एग्जैक्ट कंक्लूजन पॉसिबल नहीं होता। तो एआई अगर हम यस नो सिखाएंगे एआई को, तो फिर देखो ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी बजाय हम क्या सिखाते हैं कि कितना, मतलब जैसे आज एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्जांपल है कि आज बारिश होने की चांसेस कितनी है। तो वो तुमको यस और नो नहीं बोलेगा, वो ये बोलेगा 0.98% चांस है या 98% चांसेस हैं बारिश होने के। तो ये तुमको क्या बताएगा, चांसेस बताएगा। तो क्या बताएगा, एक प्रोबेबिलिटीज बताएगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, या तो 0 या तो 1। जो 0 मतलब इम्पॉसिबल, 1 मतलब कंप्लीटली सर्टेन। तो देखो रेन प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने तुमको आंसर बताया, 0.7% रेन प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब 70% क्या है, चांसेस हैं बारिश होने के। प्रोबेबिलिटी रीजनिंग का गोल क्या होता है, तो सबसे पहला होता है कि इसको अनसर्टेनिटी हैंडल करना, बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेना और रिस्क एनालाइज करना और ह्यूमन लाइक रीजनिंग क्या करना, परफॉर्म करना। तो ये प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग का मेन गोल होता है। अब आता है इसमें बेस थ्योरम आता है। तो बेस थ्योरम देखो समझो, ये कोर ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग होती है। इसमें बेस थ्योरम में प्रोबेबिलिटी रीजनिंग का क्या होता है, हर्ट होता है। तो इसका क्या होता है कि ए बी अपॉन इज इक्वल टू ब्रैकेट पी बी अपॉन ए एंड इनटू पी अपॉन ए अपॉन बी और टोटल अपॉन इसका पी बी। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसमें पी ए क्या होता है, तुम्हारा पीरियड प्रोबेबिलिटी होता है, और बी और ए ये क्या होता है, लाइकलीहुड होते हैं, एंड ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। नाउ एग्जांपल देखते हैं कि भाई डिसीजेस प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.01, ठीक है। टेस्ट पॉजिटिव इफ डिसीज इज 0.9। तो बेस थ्योरम क्या करेगा, इसमें बेस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, इसमें बेस थ्योरम का यूज़ करेंगे एंड एक्चुअल डिसीज का चांस कितना है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी रीजनिंग क्या है, तो देखो प्रीरियर प्रोबेबिलिटी रीजनिंग, तो मतलब पास्ट नॉलेज पर बेस्ड होते हैं। जो प्रीरियर प्रोबेबिलिटी होती है ये तुम्हारे पास्ट नॉलेज पर बेस्ड होती है। एग्जाम्पल जैसे पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से वर्षा के चांसेस। बट मैं तुमको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे तुम समझ लो कि अभी बायलैटरल सीरीज़ जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड या इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हुए, तो इंडिया कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा था एंड अभी वर्ल्ड कप में इंडिया साउथ अफ्रीका से पहला मैच हार गया। तो ये क्या है कि हम क्या कर रहे थे,
प्रोबेबिलिटी सेट कर रहे थे कि भाई इंडिया तो अच्छा खेलेगा बट साउथ अफ्रीका उससे अच्छा खेलेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो बायलैटरल में अच्छा नहीं खेला था। तो ये क्या है, हम क्या प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, पास्ट नॉलेज, जो हमारा पास्ट में हमारी जो टीम खेली है, हम उसके बेसिस पे क्या कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, ठीक है। तो अब आता है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। अब न्यू एविडेंस के बाद प्रोबेबिलिटी अपडेट होती है, तो भाई न्यू एविडेंस मिल गया कि भाई भाई हम मतलब पास्ट में तो हमने अच्छा किया, बट ये न्यू एविडेंस मतलब अभी 22 तारीख को साउथ अफ्रीका ने हरा दिया, तो ये क्या है, ये न्यू प्रोबेबिलिटी या न्यू एविडेंस के बाद हम प्रोबेबिलिटी को अपडेट करते हैं, ठीक है। अब आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रीजनिंग क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। इट मीन्स अगर तुमको पी डिसीज़ है तो मतलब समझो फीवर है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल क्या होते हैं भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहला आता है बाइशन नेटवर्क। तो ये क्या होता है, ये ग्राफिकल मॉडल होता है, नोट्स बराबर के, इसमें जो नोट्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं और एज क्या होते हैं, डिपेंडेंसीज होते हैं। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, मेडिकल डायग्नोसिस में एंड डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। अब आता है हिडन मार्कोव मॉडल, इट्स HMM। ये इसमें स्टेट्स क्या होती हैं, हिडन होती हैं, एंड ऑब्जर्वेशन विजुअल क्या होते हैं, विजुअल होते हैं, ठीक है। इसका यूज़ होता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में एंड NLP में। एंड भाई एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें डायग्राम कर लेना, जितने भी मतलब सारे डायग्राम्स को गूगल कर लेना एंड वहाँ से डायग्राम निकाल लेना, क्योंकि देखो मैंने जल्दी जल्दी PDF बनाई एंड मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हिडन मार्कोव मॉडल के बाद आता है मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। तो इट मीन्स MDP। ये क्या है, ये स्टेट्स, एक्शंस एंड रिवॉर्ड होते हैं, ठीक है। यूज़ कहाँ होता है, रेनफोर्स लर्निंग में यूज़ होता है एंड रोबोटिक्स में यूज़ होता है। अब तुम देखो कि प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग वर्सेस लॉजिकल रीजनिंग का तुम्हारा डिफरेंस। तो बेसिस क्या है, हमने आउटपुट ली है अनसर्टेनिटी, रियल वर्ल्ड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखो इसमें समझो कि तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग होता क्या है। तो लॉजिकल रीजनिंग इट मीन्स ट्रू और फॉल्स, हिडन नहीं, ये क्या नहीं करता है, ये हैंडल नहीं करता। इसमें लॉजिकल रीजनिंग में आउटपुट तुमको मिलेगा ट्रू और फॉल्स, एंड प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग में तुमको प्रोबेबिलिटी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अनसर्टेनिटी वाले में क्या होता है, अनसर्टेनिटी में क्या होता है, ये हैंडल नहीं करता बट ये हैंडल करता है अनसर्टेनिटी को। रियल वर्ल्ड ये क्या होता है, लिमिटेड होता है, ये हाईली सूटेबल होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, ये रिजिड होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग की। तो देखो जो एडवांटेज हैं प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग के, ये क्या है, ये अनसर्टेनिटी को हैंडल करता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए बेस्ट होता है, और डिसीजन क्वालिटी को क्या करता है, इंप्रूव करता है, और लर्निंग सिस्टम के साथ साथ क्या करता है, इंटीग्रेट होता है, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। तो देखो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है, एंड प्रोबेबिलिटीज वैल्यू क्या होती है, एस्टिमेट करना टफ होता है, और हाई कंप्यूटेशन कॉस्ट होती है, एंड डेटा डिपेंडेंसीज होता है, ठीक है। तो नाउ ये तुम्हारे डिसएडवांटेज हो गए। नाउ अब एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है, मेडिकल डायग्नोसिस में यूज़ होता है, वेदर प्रेडिक्शन में यूज़ होता है, रोबोटिक्स में यूज़ होता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में होता है, रिस्क एनालिसिस में होता है, एंड रिकमेंडेशन सिस्टम्स में भी इसका उपयोग किया जाता है ना। अब तुम्हारा जो सेकंड टॉपिक से ये है बेस थ्योरम, एंड बेस थ्योरम भाई 100% पेपर में आएगा, देख लेना। तो बेस थ्योरम होता क्या है, बेस थ्योरम होता है ये एक मैथमेटिकल रूल है। यहाँ पर न्यू एविडेंस आने के बाद प्रोबेबिलिटी को क्या करना पड़ता है, अपडेट करने में ये हेल्प करता है, जो अपन ने ऊपर देखा प्रीरियर एंड पोस्टीरियर में। तो ये न्यू एविडेंस आने के बाद में क्या करता है, प्रोबेबिलिटी को अपडेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो देखो पहले जो तुम सोचते हो देखो जो पहले जो हम सोचते थे, ठीक है, उससे नई इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम क्या करते हैं, अपडेट करना, उसी को हम क्या करते हैं, बेस थ्योरम बोलते हैं। तो बेस थ्योरम होती क्या है, बेस थ्योरम क्यों है इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो ये देखो ये क्या करती है कि अनसर्टेनिटी को हैंडल करती है, इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ रीजनिंग भी देती है, और लर्निंग सिस्टम का बेस होता है, और डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, इंप्रूव करता है। एंड अब आता है बेस थ्योरम का फॉर्मूला। तो देखो A/B इज इक्वल्स टू, देखो मैं तुमको पूरा लिख के बता दे रहा हूँ, क्योंकि A/B एंड B/A इंटू PA/PB। तो ये क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे तुम्हारा जो PA होता है, ये क्या होता है, प्रीरियर प्रोबेबिलिटी होता है, मतलब इवेंट A के पहले से चांसेस कितने हैं, एंड PB मतलब एविडेंस प्रोबेबिलिटी होती है, एंड PB/A क्या होता है, ये लाइक्लीहुड होता है, मतलब A हुआ तो B का कितना चांसेस होगा, एंड ये सेम ऐसा है तो इसमें क्या होगा, B देखने के बाद A का चांसेस क्या होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या मीनिंग्स हैं टर्म्स के। एंड बेस थ्योरम का इंट्यूशंस का फ्लो समझो, पहले प्रीरियर हो गया, फिर एविडेंस एंड अपडेट। तो देखो प्रीरियर
एविडेंस एंड अपडेट, ठीक है। तो ये एआई हमेशा एआई हमारा क्या करता है, एग्जैक्टली यही करता है, पहले प्रीरियर देन एविडेंस देन अपडेट। सिंपल वर्ड में एक तुमको प्रॉब्लम समझाता हूँ कि 1% लोगों को डिसीज़ है एंड टेस्ट कितने लोग टेस्ट क्या है 99% एक्यूरेट है। मतलब 1% लोगों को क्या है डिसीज़ है, ठीक है, एंड 99% टेस्ट तुम्हारा एक्यूरेट है, तो टेस्ट पॉजिटिव आया, तो एक्चुअल डिसीज़ होने का चांसेस क्या होगा बताओ। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखो डिसीज़ मतलब हमारा पी हो जाएगा। पी क्यों होगा, क्योंकि भाई प्रीरियर मतलब प्रीरियर प्रोबेबिलिटी है, तो भाई प्रीरियर प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ए की प्रीरियर हो गया तो पी मतलब ए की ए और बी होता ना, या बी और ए होता, तो हमारा पॉजिटिव और डिसीज आ जाएगा। तो पॉजिटिव कितना निकला 0.99% एंड पॉजिटिव को हमने क्या किया 0.9 के 0.9 इंटू 0.01 के साथ इंटू किया एंड इसका प्लस किया। तो अब हम इसका क्या करेंगे, जितना भी तुम्हारा पॉजिटिव आंसर इसका आएगा इसके नीचे रख देंगे एंड इसको 0.999 इंटू 0.01 अपॉन जितना इसका आंसर आएगा, मतलब जिस इतना सॉल्व करने के बाद जितना आंसर आएगा उसको नीचे रख के सॉल्व करेंगे, तो जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा वही हमारे क्या आएगा कि एक्चुअल डिसीज होने के चांसेस कितने। तो रिजल्ट इसका लो होता है एंड ये बेस थ्योरम का पावर दिखाता है। क्या ये जो हम फॉर्मूला है तो ये क्या दिखाता है, बेस थ्योरम का पावर दिखाता है, ठीक है। नाउ बेस थ्योरम इन एआई रीजनिंग। तो एआई के बेस एआई बेस का कैसे यूज़ करता है, ठीक है। तो और कैसे यूज़ करता है और कहाँ पे यूज़ करता है ये है। तो देखो मेडिकल डायग्नोसिस में भाई यूज़ होता है, स्पैम डिटेक्शन तुम्हारे ईमेल में यूज़ होता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एंड रिकमेंडेशन सिस्टम। एआई प्रोबेबिलिटीज़ को कंटिन्यूसली क्या करता है, प्रोबेबिलिटीज़ जो होती हैं उनको क्या करता है कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता है, ठीक है। नाउ देखो टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इन बायस। तो टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हमने 3 लिखी हैं, बट पहली क्या है प्रीरियर प्रोबेबिलिटी, इट मीन्स एविडेंस से पहले। जैसे सपोज मान लो टॉस किया, हेड और टेल आया, तुमने टेल मांगा, ठीक है, हेड मांग लिया, चलो हेड मांगा, टेल गिर गया, ठीक है, टेल गिर गया, तो तुमने हेड मांगा टेल आया, लेकिन एविडेंस से पहले तुमने तो भाई हेड मांगा था ना, ठीक है। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी मतलब तुमने हेड मांगा और हेड ही गिरा, तो ये क्या है एविडेंस के बाद भी सेम है, तो ये क्या है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए गिवन बाई बी, तो ये कंडीशनल है, इसमें कंडीशन गिवन रहती है। अब आता है बेस थ्योरम वर्सेस ट्रेडिशनल लॉजिक। तो देखो इसमें लॉजिकल रूल्स क्या है, ट्रू और फॉल्स। सो क्या है ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे बाइसन रीजनिंग दी गई है, ट्रू और फॉल्स। जो लॉजिक रीजनिंग होती है उसमें क्या होता है ट्रू फॉल्स होता है, बट बाइसन रीजनिंग में क्या होता है प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। एंड नाउ इसमें क्या होता है रिजिड होता है एंड ये क्या होता है फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। ये नो अनसर्टेनिटी होता है और ये हैंडल करता है किसको, अनसर्टेनिटी को। तो नाउ आई होप इतना तो तुम लोगों को क्लियर हो गया। एंड अब हम देखते हैं बाइसन थ्योरम के एडवांटेज क्या है। तो देखो सबसे पहला एडवांटेज है कि ये सबसे पहले तो अनसर्टेनिटी को हैंडल करता है बहुत अच्छे तरीके से, और बिलीफ्स अपडेट करता है, ठीक है। ब्रीफ अपडेट कर सकते हैं अपन, ठीक है। मैथमेटिकल गारंटी रहती है एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बढ़िया होता है। डिसएडवांटेज क्या है भाई, डिसएडवांटेज बेस थ्योरम के, तो देखो प्रीरियर प्रोबेबिलिटी डिसाइड करना क्या होता है टफ होता है एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है, लार्ज सिस्टम में स्लो होता है एंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है एस्टिमेशन एरर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम। तो एप्लीकेशन क्या है, तो देखो मेडिकल डायग्नोसिस में यूज़ होता है और स्पैम फिल्टरिंग में यूज़ होता है और वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ होता है एंड मशीन लर्निंग में यूज़ होता है और रिस्क एनालिसिस में यूज़ होता है। तो ये क्या है तुम्हारे एप्लीकेशन किस चीज़ के, बाइसन थ्योरम के, ठीक है, या बेस थ्योरम बोल सकते हो, मैं ठीक है बेस थ्योरम ही है एंड बाइसन में वो डिफरेंस की वजह से पढ़ रहा था, तो ज़्यादा माइंड मत करना, बेस थ्योरम ही पढ़ना, ठीक है। ये तुम लोग कमेंट करने लग जाओ, ठीक। अब आता है सेमेंटिक नेटवर्क। सो इट्स अ थर्ड टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। सो सेमेंटिक एनालिसिस क्या होता है, तो देखो सेमेंटिक नेटवर्क। तो सेमेंटिक नेटवर्क क्या होता है, सेमेंटिक नेटवर्क एक ग्राफ बेस्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक होती है। क्या होती है, ग्राफ बेस्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स होती है, जो नॉलेज को नोट्स और लिंक्स मतलब एजेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। तो जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट होंगे उनको किस में दिखाएगा, नोट्स के रूप में दिखाएगा एंड रिलेशनशिप जो होगा तुम्हारा वो लिंक्स के फॉर्म में दिखाएगा और पूरा सिस्टम एक ही ग्राफ में बन जाता है। तो देखो भाई मैंने तुमको पहले ही बताया कि भाई मैंने तुमको सारी चीज़ें बता दी हैं इस पीडीएफ के थ्रू, बट प्लीज़ यार डायग्राम देख लेना, क्योंकि मैं डायग्राम बनाना मतलब डायग्राम ऐड करना भूल गया था। सो दैट्स वाई प्लीज़ इतनी सी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब आता नीड ऑफ सेमेंटिक नेटवर्क। तो हमें क्यों ज़रूरत है भाई, नॉलेज को विजुअल फॉर्म में दिखाने के लिए ज़रूरत होती है और ऑब्जेक्ट और उनके रिलेशनशिप को शो करने के लिए यूज़ होता है और ह्यूमन लाइक अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ होता है।
इनहेरिटेंस और रीजनिंग सपोर्ट के लिए होता है, ठीक है। अब आता है कंपोनेंट क्या होते हैं भाई, कंपोनेंट क्या होते हैं सेमेंटिक एनालिसिस सेमेंटिक नेटवर्क में। जो सबसे पहला आता है नोड्स। नोड मतलब ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉन्सेप्ट या एंटिटीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपका एग्जांपल है पर्सन, स्टूडेंट और बर्ड्स या एनिमल, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या है, नोड्स हैं। नाउ लिंक्स क्या होते हैं, तो लिंक्स समझो कि ये नोड के बीच का रिलेशनशिप शो करता है। क्या करता है, नोड के बीच का रिलेशनशिप शो करता है। जैसे कॉमन इज आ, ये क्या है, इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस यूज हो रहा है, इज अ रिलेशनशिप है एंड हैज़ अ रिलेशनशिप, ऑनरशिप एंड पार्ट ऑफ एंड कैन। तो ये तुम्हारे क्या है, ये लिंक्स में यूज होता है, मतलब एजेस में यूज होता है। तो देखो एग्जाम्पल ऑफ सेमेंटिक नेटवर्क क्या है, तो देखो एक स्टेटमेंट है कि अ पर्सन इज अ स्टूडेंट इज अ पर्सन, अ पर्सन है, अ पर्सन हैज़ अ नेम। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट इज अ पर्सन, तो यहाँ पे तुम्हारा इनहेरिटेंस मतलब इज अ रिलेशनशिप है एंड अ पर्सन हैज़ अ नेम। तो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा हैज़ अ रिलेशनशिप है। तो स्टूडेंट जो है वो ऑटोमेटिकली पर्सन की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, ठीक है। अब इज आ रिलेशनशिप क्या होता है, ये इनहेरिटेंस में यूज होता है। तो इज आ लिंक जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, इनहेरिटेंस को। और इनहेरिटेंस तुम्हारा OPM का ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट है, जो हम तुम्हारे नेक्स्ट पेपर में जो है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, बर्ड इज अ एनिमल, पैरट इज अ एनिमल, पैरट इज अ बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्फेरेंस है तो वो क्या है, पैरट इज अ एनिमल, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। हैज़ अ रिलेशनशिप, तो देखो हैज़ आ जो होता है ये एक लिंक, ऑनरशिप या पोजीशन बताता है। क्या बताता है, पोजीशन बताता है। जैसे कार हैज़ अ इंजन और पर्सन हैज़ अ ब्रेन, तो ये क्या बता रहा है, तुम्हारा पोजीशंस बता रहा है, ठीक है। ऑनरशिप बता रहा है, मतलब सीधे सीधे बता रहा है कि ऑनरशिप है भाई, ये मेरी कार है और ये मेरा ब्रेन है, बस इतना समझ लो कि जो हमारा हैज़ अ रिलेशनशिप है वो क्या बताता है, ओनरशिप बताता है। और जो हमारा एज अ लिंक होती है वो इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। Now, अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, एडवांटेज क्या है सेमेंटिक नेटवर्क के। देखो एडवांटेज में क्या है, ये भाई बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यूज़ होता है, इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइक नॉलेज रिप्रेजेंट करता है और नेचुरल लैंग्वेज के क्लोज होता है, ठीक है। अब आती है बात डिसएडवांटेज क्या, तो स्टैंडर्ड नोटेशंस नहीं होता है इसमें, लार्ज नेटवर्क्स मैनेज करना टफ होता है, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग डिफिकल्ट होती है और एम्बिग्यूटी हो सकती है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं सेमेंटिक नेटवर्क वर्सेस लॉजिक बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। तो देखो सेमेंटिक नेटवर्क क्या होता है, सेमेंटिक नेटवर्क और लॉजिक रिप्रेजेंटेशन। तो देखो यहाँ पे ग्राफ बेस्ड और ये सिम्बॉलिक होता है, ठीक है। अब आता है इजी टू विजुलाइज और डिफिकल्ट टू विजुलाइज, ठीक है, इनफॉर्मल और फॉर्मल, ठीक है। अब आता है लिमिटेड रीजनिंग, लिमिटेड रीजनिंग के बाद क्या आता है, पावरफुल रीजनिंग, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या डिफरेंस है। अब देखो तुम्हारा एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन है तुम्हारा सेमेंटिक नेटवर्क का एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड नॉलेज बेस्ड सिस्टम, AI रीजनिंग एंड ऑन्टोलॉजीज, ठीक है। तो ये तुम्हारा इज आ और ये तुम्हारा इज आ का क्या है, रिलेशनशिप है। तो देखो एनी सबसे हेड क्या है, एनिमल हेड हो गया, ठीक है। फिश इज अ एनिमल, ठीक है। और फिश लाइक ससी एंड फिश ईट कैट, ये कैट ईट फिश, ठीक है। ये सारे तुम्हारे क्या है, रिलेशनशिप हैं, ठीक है। एंड नाउ अब आता है स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट क्या होता है भाई, देखो स्क्रिप्ट सबसे पहले समझो कि स्क्रिप्ट होता है क्या। तो जो स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट एक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक होती है जिसे हम डेली लाइफ या कॉमन सिचुएशन या इवेंट में यूज़ करते हैं। सीक्वेंस और ऑर्डर में क्या किया जाता है, प्रेजेंट करते हैं अपन इसको। देखो सिंपल वर्ड में समझो, जो चीज़ें हमेशा एक ही ऑर्डर में होती हैं उन्हें उनका रिकॉर्ड क्या कहलाता है, स्क्रिप्ट कहलाता है, ठीक है। अब स्क्रिप्ट के मेन कंपोनेंट होते हैं एंट्री कंडीशन। तो यहाँ पे क्या होता है, सिचुएशन स्टार्ट होने की कंडीशन, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। रोल्स कौन कौन इन्वॉल्व है, ठीक है। सीन क्या होंगे, स्टेप बाय स्टेप इवेंट्स, ठीक है। प्रॉप्स ऑब्जेक्ट कौन सी यूज होंगे एंड रिजल्ट फाइनल आउटकम। यार तुम स्क्रिप्ट जैसे बहुत सारे शोज होते हैं ना, बोलते हो स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड, बस वही समझो, ठीक है। अब एक रेस्टोरेंट स्क्रिप्ट, तो देखो रेस्टोरेंट स्क्रिप्ट में क्या होगा कि एंटिटी कंडीशन हो, एंट्री कंडीशन होगी, मतलब कस्टमर भूखा है तभी अंदर करेगा। रोल क्या होगा, या तो कस्टमर होगा या तो वेटर होगा या तो कुक होगा, ठीक है। सीन क्या होंगे, सीन होंगे एंटर करेगा रेस्टोरेंट में, सेट हो बैठेगा टेबल में, फूड को ऑर्डर करेगा, खाएगा और बिल को पे करेगा और कस्टमर क्या करेगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, रिजल्ट हमें मिल जाएगा। इसके एडवांटेज क्या है, ये कॉमन सिचुएशन इजीली रिप्रेजेंट होती है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में हेल्पफुल होता है, प्रेडिक्शन इजी होता है और ह्यूमन बिहेवियर मॉडल करता है, ठीक है। कौन करता है, ह्यूमन बिहेवियर मॉडल करता है। एंड डिसएडवांटेज क्या है भाई,
अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हैंडल नहीं करता है, वेरी रिजिड स्ट्रक्चर होता है और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। ना अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन क्या होते हैं स्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले आता है एप्लीकेशन का, सबसे पहले स्क्रिप्ट का जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एंड ये स्टोरी अंडरस्टैंडिंग में यूज़ होता है, चैटबॉट्स में यूज़ होता है और एआई प्लानिंग्स में यूज़ होता है। अब स्कीम स्कीमाज के यहाँ, तो देखो स्कीमा जो होता है ये एक जनरलाइज्ड नॉलेज स्ट्रक्चर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट, सिचुएशन या कॉन्सेप्ट का, देखो स्कीमा तुम्हें पता होगा, डीबीएमएस अभी तुमने पढ़ा नहीं होगा तो दैट्स वाई तुमको नहीं पता होगा। तो जो स्कीमा होता है ये एक जनरलाइज्ड नॉलेज को जनरलाइज्ड नॉलेज का स्ट्रक्चर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को, सिचुएशन को या कॉन्सेप्ट का, ठीक है। ये ओवरऑल एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, सिंपल में समझो तो दिमाग का रेडीमेड टेम्पलेट होता है स्कीमा, ठीक है। स्कीमा का रोल क्या होता है, न्यू इन्फॉर्मेशन को समझने में हेल्प करता है, मिसिंग डिटेल्स को फिल करता है, पास्ट का एक्सपीरियंस यूज़ करता है। अब देखो स्कीमा का एग्जांपल समझो, क्लासरूम है तो टीचर भी होंगे, स्टूडेंट भी होगा, ब्लैक बोर्ड होगा एंड टीचिंग प्रोसेस होगी। अगर बोला जाए कि क्लास चल रही तो मतलब स्कीमा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना। उसके एडवांटेज क्या है, तो देखो ये फास्ट अंडरस्टैंडिंग होती है, लेस इन्फॉर्मेशन में कम होता है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, नॉलेज को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का एक क्लोज होता है। और डिसएडवांटेज क्या है स्कीमा के, ओवर जनरलाइजेशन प्रॉब्लम होती है, रॉन्ग अजम्पशंस हो सकते हैं और न्यू सिचुएशन में फेल हो सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होते हैं स्कीमा के, तो देखो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होती है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एक पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन भी एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। एंड नाउ देखो कोग्निटिव मॉडलिंग भी होती है। कोग्निटिव के बाद क्या होता है कि एआई परसेप्शन सिस्टम भी होता है। क्या होता है, एआई परसेप्शन सिस्टम। तो देखो तुम्हारा स्क्रिप्ट हो गया, स्कीमा हो गया, एंड नाउ अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है तुम्हारा फ्रेम। तो फ्रेम क्या होता है, तो फ्रेम तुमको मैं बता दूं कि ये क्या होते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक होते हैं जिसमें हम नॉलेज को स्लॉट्स और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करते हैं। देखो जो तुम्हारा फ्रेम्स है, फ्रेम पहले समझो फ्रेम क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर डेटा सेट होता है, स्ट्रक्चर डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक होते हैं। इसमें हम नॉलेज को स्लॉट्स और वैल्यू के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। किसके फॉर्म में, वैल्यूज़ और स्लॉट्स की। तुम भाई फ्रेम्स का इतना ध्यान रखो कि ये एक स्ट्रक्चर डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक होता है एंड इसको हम क्या करते हैं, स्लॉट्स और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो देखो सिंपल वर्ड में समझो, टेबल जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हर चीज़ की डिटेल होती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं, ठीक। इतना तुम समझ गए। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेम क्या होता है, तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेम क्या होता है, सबसे पहले फ्रेम का नेम होगा, स्लॉट्स होंगे, स्लॉट्स इट मीन्स एट्रीब्यूट, ठीक है। फिर वैल्यू होगी, मतलब स्लॉट के अंदर क्या होगा, डेटा होगा। देखो सबसे पहले तुम्हारा फ्रेम नेम होगा, फ्रेम नेम के बाद तुम्हारा स्लॉट होगा, स्लॉट के अंदर तुम्हारा क्या होगा, वैल्यूज़ होगी। वैल्यूज़ मतलब समझो तुम्हारे स्लॉट के अंदर क्या होगा, वैल्यू होगी, ठीक है। अब आता है, जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट नेम है, तो स्टूडेंट नेम क्या हो गया, मतलब स्टूडेंट फ्रेम है, तो फ्रेम हमारा क्या हुआ, स्टूडेंट हुआ, ठीक। इसके अंदर हम क्या, फ्रेम के अंदर हमारे स्लॉट्स क्या आएंगे, नेम, हम एट्रीब्यूट्स क्या, नेम, ये नेम की वैल्यू क्या है, एट्रीब्यूट की वैल्यू है हमारी, ठीक है। ऐसे एज है 20 और ब्रांच क्या है, सी ऐसे। तो देखो फ्रेम भी हो गया, स्लॉट्स भी हो गए एंड वैल्यूज भी आ गई। तो अब आता है इनहेरिटेंस इन फ्रेम। तो इनहेरिटेंस इट मीन्स फ्रेम इज आ रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है। तो देखो जो हमारा फ्रेम होता है क्या होता है, फ्रेम क्या होता है कि ये एक इज अ रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है। इट मीन्स ये इनहेरिटेंस के रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है। जैसे स्टूडेंट इज अ पर्सन, मतलब स्टूडेंट फ्रेम ऑटोमेटिकली पर्सन फ्रेम की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा। तो देखो इनहेरिटेंस अगर पढ़ाने बैठ जाऊंगा मैं तो भाई बहुत मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा एंड इतना अपने पास टाइम भी नहीं है, ठीक है। बट तुम इतना समझ लो कि जैसे आपके पापा, पापा के बाद आप, आपके बाद आपके बच्चे, आपके बाद आपके बच्चे, तो जाने तो आपके पापा से ही जाओगे ना। देखो पापा, मी एंड माई चाइल्ड, तो क्या होगा कि मैं अपने पापा के नाम से जाना जाऊंगा एंड मेरा बच्चा मेरे नाम से जाना जाएगा एंड मेरे फादर के नाम से कि उसके दादाजी, ठीक है। तो ये क्या है, इनहेरिटेंस है, ठीक है। ये इसमें प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, मतलब ये सीधे समझ लो दादा, पापा, बड़े पापा, ये सब। तो इज अ रिलेशनशिप होता है। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट पर्सन फ्रेम ऑटोमेटिकली पर्सन फ्रेम की प्रॉपर्टी को क्या करता है, इनहेरिट करता है। इसके एडवांटेज क्या है, तो देखो एडवांटेज है, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, इनहेरिटेंस को सपोर्ट बहुत करता है, इजी अंडरस्टैंडेबल होता है एंड रियल वर्ल्ड मॉडलिंग के लिए क्या होता है, बढ़िया होता है या गुड होता है।
और समझ लो इसके डिसएडवांटेज, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग डिफिकल्ट होती है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, एंड लार्ज सिस्टम में हैवी हो जाता है। क्या हो जाता है? लार्ज सिस्टम में हैवी हो जाता है। तो लार्ज सिस्टम जब आएगा तो ये भाई हैवी हो जाएगा। अब देखो एप्लीकेशन समझो फ्रेम के, तो एक्सपर्ट सिस्टम, नॉलेज बेस्ड सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड एआई रीजनिंग। तो ये सब क्या है? इसके फ्रेम के एप्लीकेशन है, ठीक है। एंड अब आता है स्क्रिप्ट बसेस, फ्रेम बसेस और स्कीमास। तो देखो यहाँ पे हमने लिखे हैं कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स लिखे हैं जिनके बेसिस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ये स्क्रिप्ट है एंड स्कीमास एंड फ्रेम। तो देखो फोकस, तो जो हमारा स्क्रिप्ट है वो किसको फोकस करता है? इवेंट के सीक्वेंस को। और जो स्कीमा है वो जनरल कॉन्सेप्ट को फोकस करता है। और जो फ्रेम है हमारा वो किसको फोकस करता है? ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? ये भाई जो स्क्रिप्ट है, देखो अब मैं सीक्वेंस में बोलूँगा तो समझते जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये ऑर्डर्ड स्टेप की बात करता है, ये टेम्पलेट की बात करता है, टेम्पलेट स्ट्रक्चर की, और ये स्लॉट्स एंड वैल्यू की बात करता है। अब आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी स्क्रिप्ट की लो होती है, स्कीमा की मीडियम होती है और फ्रेम की हाई होती है, ठीक है। अब बात आती है इनहेरिटेंस की। तो स्कीमा सपोर्ट नहीं करता है, और सॉरी स्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता है, एंड स्कीमा सपोर्ट करता है लिमिटेड, और फ्रेम क्या करता है? यस सपोर्ट करता है। बेस्ट किसके लिए होता है? स्क्रिप्ट जो हमारी है वो स्टोरी या इवेंट के लिए बढ़िया होती है, स्कीमा हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए बढ़िया होता है, एंड फ्रेम हमारा डिटेल नॉलेज के लिए बढ़िया होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? इसकी स्क्रिप्ट, स्कीमाज एंड फ्रेम का डिफरेंस हो गया। अब आता है कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसीज क्या होती है? तो कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसीज इट मीन्स सीडी। तो कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसीज एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है जिसमें हम सेंटेंस को एक्चुअल मीनिंग या कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी एक्चुअल मीनिंग या उसके कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि उसके वर्ड्स को, ना कि उसके वर्ड्स को या ग्रामर को। देखो जो कॉन्सेप्ट होगा, देखो कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसीज क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं कि ये एक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक होती है जिसमें हम सेंटेंस के एक्चुअल मीनिंग या कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि उसकी ग्रामर को या ना कि उसके वर्ड्स को। तो देखो सीधी बात है, सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ कि अलग अलग सेंटेंस का अगर मीनिंग भी सेम होगा, देखो अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग सेंटेंस लिखे एंड उनका मीनिंग क्या निकल रहा है? सेम निकल रहा है। तो उनका जो कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसीज होगा वो कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसीज रिप्रेजेंटेशन भी क्या होगा? सेम होगा। अब देखो व्हाई वी नीडेड कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसीज। तो सबसे पहले बता दूं कि नेचुरल लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है जिस वजह से हम क्या करते हैं? कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसीज का यूज़ करते हैं। सेम मीनिंग डिफरेंट सेंटेंस होते हैं, लैंग्वेज एम्बिग्यूटी होती है एंड ग्रामर वाइब्रेशंस होते, ग्रामर वेरिएशंस होते हैं। एग्जांपल राम एट एन एप्पल। तो एप्पल वाज एटन बाय राम। तो देखो राम ने एप्पल को खाया था, एंड राम एट एन एप्पल। तो देखो ये डिफरेंट अलग अलग है। तो देखो वर्ड्स अलग है, मीनिंग सेम है, तो कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसीज इन दोनों का क्या होगा? सेम रिप्रेजेंटेशन देता है। तो जो कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसीज है ये उसके मतलब मीनिंग को देखता है, ना कि तुम्हारे क्या वर्ड्स हैं एंड क्या तुम्हारी ग्रामर है उसको नहीं देखता, ठीक है। अब मेन आइडिया क्या है कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसीज का? ये सबसे पहले किस में फोकस करता है? कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसीज का फोकस किस में होता है? व्हाट हैपेंड, हु डिड इट, टू हुम, वाई, यूजिंग वाट। तो ये सब वर्ड्स में होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मीनिंग इंपॉर्टेंट होता है। देखो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ग्रामर या मतलब स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे मीनिंग इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है बेसिक्स एलिमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी। तो सबसे पहले आता है एक्ट, इट मीन्स एक्शन। तो कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसीज में हर एक्शन एक प्रिमिटिव एक्ट रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो ये जो हमारा कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसीज है इसमें हर एक्शन को क्या, हर एक्शन एक क्या करता है? प्रिमिटिव एक्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्टर मतलब जो काम, एक्टर मतलब क्या होता है? एक्टर इट मीन्स जो काम कर रहा है। अभी जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो मैं एक्टर हूँ। ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, मैं अपने लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ तो वो मेरा ऑब्जेक्ट है। डायरेक्शन है या डायरेक्शन क्या होता है? एक्शन का टारगेट, ठीक है। अब देखो प्रिमिटिव एक्ट क्या होते हैं कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसीज में? तो देखो कुछ कॉमन प्रिमिटिव एक्शंस है, जैसे A trans, it means transfer of positions, and P trans, physical movement, M trans, transfer of information, M build, new idea form होना, और propel, it means force लगाना, engaged, it means खाना पीना, expel, बाहर निकालना, ठीक है। तो ये सब क्या है? कुछ प्रिमिटिव एक्ट हैं जो कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसीज में यूज होते हैं। अब आता है
एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसीज। तो देखो जैसे यहाँ पे राम गिव अ बुक टू श्याम, ठीक है, ये सेंटेंस, इसमें कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो देखो एक्ट क्या है, ट्रांस, मतलब ट्रांसफर की गई ना चीज़, ट्रांसफर की गई है, तो एक्ट क्या हो जाएगा, ट्रांस। एक्टर कौन होंगे, हमारा राम होगा। ऑब्जेक्ट कौन होगा, बुक होगा, क्योंकि बुक ट्रांसफर की गई फ्रॉम किसको, राम टू किसको, श्याम। राम ने श्याम को भेजी है, क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ, तो एक्ट क्या होगा, ट्रांस होगा। एक्टर कौन है, मतलब एक्टर हमारा राम है, ऑब्जेक्ट कौन है, बुक है। तो यहाँ पर यहाँ पर पे नहीं है, बल्कि पोजीशन ट्रांसफर पे है, ठीक है। अनदर एग्जांपल मीनिंग सेम है। सेंटेंस राम एट एन एप्पल, एप्पल वाज एटन बाय राम। तो एक्ट क्या होगा, इन गेस्ट, एंड एक्टर राम है एंड ऑब्जेक्ट हमारा एप्पल है। तो दोनों का कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसीज क्या सेम है। तो ना अब देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसीज की, कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है और मीनिंग फोकस्ड होता है, ग्रामर फ्री रिप्रेजेंटेशन होता है, सेम मीनिंग सेम स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये गुड एनएलपी होता है। गुड फॉर किसके लिए, नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि भैया एडवांटेज बता दो। अब एडवांटेज क्या है, एम्बिग्यूटी को सबसे पहले क्या करता है, एम्बिग्यूटी को रिड्यूस करता है, ठीक है, एम्बिग्यूटी को रिड्यूस करता है। एंड और क्या करता है ये, और ये क्या करता है कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में बेटर होता है और रीजनिंग इजी होती है। एंड मीनिंग क्या होता है, क्लियरली रिप्रेजेंट होती है, क्या होती है, मीनिंग जो होती है वो क्लियरली रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेज समझो, डिसएडवांटेज क्या है भाई इसके। तो डिसएडवांटेज क्या है कि ये प्रिमिटिव एक्ट लिमिटेड होता है, क्या होता है, प्रिमिटिव एक्ट लिमिटेड होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करना टफ होता है, इंप्लीमेंटेशन डिफिकल्ट होता है, एंड लार्ज नॉलेज बेस मैनेज करना हार्ड होता है। एंड नाउ इसके अब हम क्या देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे। तो एप्लीकेशन क्या है कि एप्लीकेशन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये एनएलपी बोल सकते हो उसको। एंड स्टोरीज अंडरस्टैंडिंग सिस्टम होता है, मशीन ट्रांसलेशन होता है, एंड क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम होता है, क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम होता है। एंड नाउ इसका हम देखते हैं सेमेंटिक और सेमेंटिक नेटवर्क एंड कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसीज में डिफरेंस। तो देखो जो कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसीज होता है और सेमेंटिक नेटवर्क होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो कॉन्सेप्चुअल होता है वो मीनिंग बेस्ड होता है, बट सेमेंटिक रिलेशन बेस्ड होता है, ठीक है। ये एक्शन फोकस्ड होता है, ये ऑब्जेक्ट फोकस्ड होता है, ये एनएलपी फ्रेंडली होता है, ये जनरल केआर होता है, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स होता है, ये सिंपल होता है। तो ये तुम्हारा दोनों का डिफरेंस है। एंड ये तुम्हारा डायग्राम बना हुआ है, सो प्लीज़ इसको देखें। यहाँ पे तुम्हारा एकेडमिक सेल्फ एफिशिएंसी, एकेडमिक स्ट्रेस, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे एआई डिपेंडेंसी एंड को नेगेटिव एबिलिटीज़, ठीक है। तो ये तुम्हारा डायग्राम है, तो प्लीज़ इसको देख लें, ठीक है। अब आती है हमारी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीजनिंग। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड रीजनिंग को हम फॉरवर्ड चेनिंग भी बोल सकते हैं। तो देखो फॉरवर्ड जो रीजनिंग होती है या चेनिंग होती है उसका पहले समझो कि ये होता क्या है। तो देखो जो फॉरवर्ड रीजनिंग होती है ये एक डेटा ड्राइवन अप्रोच होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, नोन फैक्ट से स्टार्ट करके रूल्स अप्लाई करते हैं, देन कंक्लूजन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नया कंक्लूजन निकालते हैं। तो सबसे पहले समझो कि जो हमारा फॉरवर्ड रीजनिंग है वो होता क्या। तो फॉरवर्ड रीजनिंग कुछ नहीं होता, एक डेटा ड्राइवन अप्रोच होता है। एंड इसमें हम जो नोन फैक्ट होते हैं उनको निकालते हैं, मतलब उनसे स्टार्ट करते हैं, एंड हम क्या करते हैं, रूल्स को अप्लाई करते हैं और न्यू कंक्लूजन निकाले जाते हैं इससे। तो सिंपल लाइन में समझो, रूल्स पहले, सबसे पहले फैक्ट के बाद रूल्स के बाद कंक्लूजन। तो ये क्या होता है, इसका ये फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। एंड वर्किंग क्या है भाई, तुम अगर ऐसे वर्किंग्स लिखोगे ना तो तुमको नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना। डेफिनेशन लिखना, फिर मतलब ऐसे फैक्ट लिख देना, रूल लिख देना, एंड कंक्लूजन लिख देना, ठीक है। अब आता है वर्किंग स्टेप क्या है, ये इनिशियल, इसमें क्या करते हैं कि हम इनिशियल फैक्ट को लेते हैं। इनिशियल फैक्ट मतलब नॉलेज के बेस पे, ठीक है। एंड फिर हम क्या करते हैं, एप्लीकेबल्स रूल को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। एंड हम उनके बाद क्या करते हैं कि रूल्स को फायर कर, तो जो फिर मतलब जो एप्लीकेबल्स रूल्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं उनको हम क्या करते हैं, रूल्स को फायर करते हैं। एंड न्यू फैक्ट को ऐड करते हैं, एंड प्रोसेस रिपीट करते हैं जब तक हमें गोल नहीं मिल जाता है एंड ये रूल्स ख़त्म हो जाए। देखो प्रोसेस रिपीट जब तक होता है जब तक गोल ना मिल जाए या रूल्स ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, तब तक ये क्या होता है, ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, ठीक है। नाउ आई होप तुम लोग इतना समझ गए होंगे। एंड फॉरवर्ड रीजनिंग के कुछ एग्जांपल हैं। इफ़ फीवर एंड कफ इट मीन्स फ्लू होता है। इफ़ फ्लू इट मीन्स आप दवाइयाँ लो। फैक्ट क्या है कि तुमको फीवर है, कफ है। और इन्फ्रेंस क्या है, फ्लू, और तुम भैया इन्फ्रेंस हमारा क्या है कि तुम्हें फ्लू है और तुम दवाई लो, बस। अब आता है
एडवांटेज तो ये ऑटोमेटिक रिकवरी ऑफ कंक्लूजन होता है एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए बेस्ट होता है, एंड जब डेटा कंटिन्यूअसली आ रहा होता है इसलिए बेस्ट होता है, ठीक है। और ये क्या है डिसएडवांटेज, तो देखो अननेसेसरी रेफरेंस हो सकता है, सॉरी अननेसेसरी इन्फरेंस हो सकता है, स्पेसिफिक गोल नहीं होता है, एंड लार्ज रूल बेस में क्या होता है लो होता है, स्लो होता है, ठीक है। अब आती है बात हमारी एप्लीकेशन की, तो ये एक्सपर्ट सिस्टम में काम करता है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम में काम करता है, एंड डायग्नोसिस में यूज़ होता है, जैसे डेटा ड्रिवन बोला जाता है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम बैकवर्ड रीजनिंग क्या होती है, तो बैकवर्ड रीजनिंग को हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड चेनिंग भी बोलते हैं। बैकवर्ड रीजनिंग का मतलब होता है ये भी एक, देखो जो हमारा फॉरवर्ड रीजनिंग थी वो क्या थी, डेटा ड्राइवन अप्रोच थी, बट ये क्या है कि तो देखो जो हमारी फॉरवर्ड रीजनिंग थी, जो फॉरवर्ड रीजनिंग होती है, जो सॉरी फॉरवर्ड रीजनिंग होती है वो डेटा ड्राइवन अप्रोच के लिए काम करती है, एंड ये बैकवर्ड रीजनिंग जो होती है वो एक गोल ड्राइवन अप्रोच होती है। इसमें क्या होता है, गोल से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से फैक्ट से स्टार्ट करते हैं, एंड यहाँ चेक किया जाता है एंड कौन सा फैक्ट और गोल्स को सपोर्ट करते हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमने गोल्स लिए, गोल्स के बाद हमारे रूल्स आए, रूल्स के बाद हमारे क्या है फैक्ट आए, तो ये बैकवर्ड रीजनिंग ऐसे काम करता है, ठीक है। अब आता है वर्किंग स्टेप, तो वर्किंग स्टेप्स क्या, बैकवर्ड गोल को डिफाइन करते हैं, ऐसे रूल्स ढूंढो जो गोल्स को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा गोल डिफाइन करना है और हमें ऐसे रूल्स ढूंढना है जो कि गोल को क्या करें, कंक्लूड करें। तो अब उन रूल्स के कंडीशन को उन रूल्स के कंडीशन को क्या करो, सब गोल्स बनाओ, ठीक है। फिर क्या है, चेक करो क्या फैक्ट अवेलेबल है या नहीं है, अगर सब ट्रू हो जाए तो क्या होता है, गोल प्रूव हो जाता है। तो ये ऐसे काम करता है हमारा, ठीक है। एंड नाउ बैकवर्ड रीजनिंग क्या होता है, तो देखो गोल ये क्या है, पेशेंट को फ्लू है, ठीक है, पेशेंट को फ्लू है, एंड पेशेंट को फ्लू है, एंड रूल क्या है, इफ़ फीवर एंड कफ इट मीन्स फ्लू है, तो चेक करो कि फीवर है या कफ है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, फ्लू कंफर्म है, ठीक है। एंड नाउ अब तुम्हारे एडवांटेज है, तो एडवांटेज क्या है, एफिशिएंट और फोकस्ड होता है, अननेसेसरी रूल्स को अवॉइड होते हैं, एंड क्वेरी बेस्ड सिस्टम के लिए क्या होता है, बढ़िया होता है, ठीक है। इन्हीं डिसएडवांटेज, इनिशियल फैक्ट चाहिए होते हैं, मल्टीपल गोल्स में कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एंड डेटा मिसिंग हो सकता है, ठीक है। डेटा मिसिंग हो सकता है, डेटा मिसिंग हो तो फेल। एडवांटेज एप्लीकेशन क्या है भाई, मेडिकल डायग्नोसिस, क्वेरी आंसरिंग सिस्टम एंड एक्सपर्ट सिस्टम, मतलब गोल बेस्ड सिस्टम। तो ये क्या होता है तुम्हारा, ये होता है बैकवर्ड चेनिंग। तो देखो ये तुम्हारा फॉरवर्ड चेनिंग है, ये फॉरवर्ड चेनिंग का डायग्राम है, एंड ये तुम्हारा बैकवर्ड चेनिंग का डायग्राम है। तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में तुम्हें क्या डायग्राम बनाना है, ठीक है। एंड नाउ ये तुम्हारे फॉरवर्ड का है, एंड अब बात करते हैं फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड रीजनिंग। तो देखो फॉरवर्ड रीजनिंग क्या होती है, तो देखो इसमें कि जो हमारा फॉरवर्ड रीजनिंग होता है और बैकवर्ड रीजनिंग में हमें क्या कंपैरिजन बताना। तो अब क्या होता है, तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि ये डेटा ड्राइवन होता है एंड ये गोल ड्राइवन होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा फॉरवर्ड, ये नोन फैक्ट से, एंड ये स्टार्ट होता है गोल से, ठीक है। तो गोल और फैक्ट ये ध्यान रखना, जो हमारा फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड कहाँ से स्टार्ट होगा, नोन से स्टार्ट होगा, एंड बैकवर्ड हमारा गोल से स्टार्ट होता है। डायरेक्शन क्या होती है, फैक्ट से कंक्लूजन, इसमें गोल से फैक्ट। मिड एफिशिएंसी क्या होती है, मीडियम टू मीडियम, और ये होता है हाई, ठीक है। फोकस कहाँ होता है, ये ब्रॉड फोकस होता है, ये स्पेसिफिक फोकस होता है। बेस्ट यूज़ कहाँ होता है, मॉनिटरिंग प्रेडिक्शन में एंड डायग्नोसिस क्वेरीज में, ठीक है। रूल फायरिंग, मतलब मैनी रूल्स फायर हो सकते हैं, इसमें सिर्फ रेलिवेंट रूल होते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा यूनिट नंबर 3 ख़त्म होता है यहाँ पे। अब हम करेंगे यूनिट नंबर 4। तो देखो भाई एक बात बता दूँ कि आज 24 तारीख है, एंड ये वीडियो तुम्हें 7 बजे तक तो मिल ही जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे तक अपलोड कर दूंगा, सब हो जाएगा, ठीक है। बाकी यार प्लीज़ मेरे को वीडियो में सपोर्ट करिए प्लीज़, क्योंकि बंदा डिमोटिवेट हो जाता है, व्यूज़ नहीं आते। बाकी आपके ऊपर है, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 4 के साथ। तो थैंक यू।